वंदे वंदे। आज के इस लोक अभियोजकों एवं विधि अधिकारियों द्वारा आयोजित इस आभार कार्यक्रम में मंच पर विराजमान हमारी पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष, हमारी पार्टी के मुखिया, राज्यसभा के सांसद, पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष सम्माननीय मदन राठौड़ जी, कैबिनेट में मेरे साथी, विधि एवं संसदीय कार्य मंत्री भाई जोगाराम पटेल जी, राजस्थान के महाधिवक्ता श्री राजेंद्र प्रसाद जी, प्रमुख शासन सचिव विधि एवं न्याय विभाग श्री राघवेंद्र काचवाल जी, यहाँ उपस्थित सभी अतिरिक्त महाधिवक्ता, विधि के अधिकारीगण, सभी हमारे लोक अभियोजक, सबसे पहले तो मैं आप सभी का, क्योंकि आप सभी मेरे निवास पर आए हैं, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। मित्रों, हम सभी जानते हैं कि हमारे लोक अभियोजकों का न्याय प्रशासन में अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान है। और आप इसी बात से समझ सकते हैं, ये इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं नियुक्त हुआ तो मैंने किया। आप देख सकते हैं किसी भी प्रदेश में जैसे ही मुख्यमंत्री बनता है, शपथ लेता है, उसका पहला काम क्या होता है? अधिवक्ता का नियुक्त करना। अगर उसकी पहली कलम चलती है तो हमारे अधिवक्ताओं के लिए चलती है, और वो इसलिए कि वो प्रदेश के लिए या देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं आपसे कि आप राजस्थान के वो लोग हैं, जब सरकार आती है तो वो राजस्थान की जनता को विश्वास दिलाती है, और सबसे पहला अगर कोई काम होता है तो वो कानून व्यवस्था न्याय का होता है, और उसी का आधार जनता में संदेश और मैसेज भी होता है। और सरकार आती है उससे पहले इस बात को सबसे पहले रखती है, जब वो अपने क्षेत्र में जाती है पार्टी कोई भी, तो कानून व्यवस्था को लेकर के अपनी बात रखती है। और उस कानून व्यवस्था को रखने के लिए, अपराधियों को सजा दिलाने के लिए अगर वो कोई महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं तो मेरे विधि विशेषज्ञ निभाते हैं, दूसरा कोई नहीं निभाता है। इसके साथ हमको ये भी पता है कि हमारा जो अधिवक्ता होता है वो दूसरे समाज जिनको आवश्यकता होती है, कमजोर वर्ग होता है, पीड़ित पक्ष होता है, अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है, उसके बारे में कौन सोचेगा? वो भी उस तक हर योजना का लाभ मिले, इसके लिए भी आपकी पैरवी बहुत आवश्यक होती है। सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मित्रों, आप जिस वर्ग से आते हैं उस वर्ग का लोग समाज में सम्मान करते हैं, आपकी महत्वता है, समाज में स्वीकार्यता है, समाज के अंदर सम्मान है, समाज आपके पीछे चलता है। उसका कारण कि जिस भी कोई व्यक्ति हो,
जिसके प्रति मन में विश्वास होता है, लोग उसके पीछे चलते हैं। आप जो कोई अपने मुंह से शब्द निकालते हैं, वो समाज के लिए लाइन बन जाती है। और जब वो किसी से पूछता है कि ये बात आपको किसने कही, तो वो सब जगह जाकर के कहता है कि ये बात मैं वहां गया था, हमारे वकील साहब ने ये बात कही, इसलिए गलत नहीं हो सकती, वो जो उन्होंने कहा है वो सत्य है। कभी कभी आपसे बात होती है, लेकिन जो व्यक्ति आता है वो घर जाकर के अपने घरवाली से भी कहता है, वो ये कहता है कि यह बात सत्य है। तो ये बात किसने कहा? बोले मेरे वकील साहब ने कहा है। तो आपकी पहुंच कहां तक है? इसलिए समाज के अंदर हम परिवर्तन लाने की स्थिति में होते हैं। हम समाज को दशा और दिशा दिखाने की स्थिति में हैं। और मित्रों, मैं आपसे यह भी कहूंगा कि जब देश में आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, तो जितने लोग आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे उससे ज्यादा तमाशा देख रहे थे। वो तमाशा इसलिए देख रहे थे, वो इसलिए ये नहीं देख रहे थे, ये नहीं चाहते थे कि हमारे देश आजाद नहीं हो, वो चाहते थे, वो भी चाहते थे, लेकिन वो इसलिए नहीं जा रहे थे, इसलिए हिस्सा नहीं ले रहे थे कि उनको ज्ञान नहीं था, उनको भान नहीं था। तो हमारा दायित्व ये भी बनता है कि हर काम के लिए, जागरूकता के लिए हमें उनको ज्ञान भी देना है और उनको भान भी कराना है। और ये वो करा सकता है जो समाज में जिसकी स्वीकार्यता होती है। और ये स्वीकार्यता आपकी है। मैं देख रहा था, कुछ विषय मेरे मन को छू भी रहे थे कि मुझे इसमें कुछ ना कुछ करना चाहिए, क्योंकि मित्रों, सरकार का पक्ष रखने वाले आप हो। अगर आप सरकार का सही पक्ष रखेंगे, सही तरह से अगर उसको हम हमारे पक्ष को लेकर के जाएंगे और सही तरह से रखेंगे, तो हम कई चीजों में आगे बढ़ेंगे। मैं देख रहा था कि कितने केस हमारे पेंडिंग है। मैंने विभाग वाइज भी मैंने चर्चा की है। हमने विभागों को भी अलग अलग से देखा है कि इसमें कितने हैं, कितने समय से हैं। मित्रों, व्यक्ति तो लड़ेगा, लेकिन सरकार की तरफ से पैरवी करने वाले आप हो, सरकार की तरफ से विषय रखने वाले आप हो। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सुशासन की ऐसी व्यवस्था मजबूत लगातार की जा रही है। हम कहते हैं कि अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति खड़ा है, उसको सरकार की योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए। वो लाभ दो तरह से मिलता है, न्याय के माध्यम से भी मिलता है। लंबे समय से वो मुकदमा लड़ता चला आता है और उसको आशा और उम्मीद होती है, इसलिए वो जब आता है, जब भी फाइल के फीस के पैसे भी दे करके जाता है कि मैं एक ना एक दिन यह मुकदमा जीतूंगा, मैं इन सारे पैसों की भरपाई कर लूंगा। मित्रों, कई कई ऐसे भी होते हैं जो गांव से चलते हैं, किराए के पैसे भी किसी से उधार लेकर के आते हैं, दिन भर कोर्ट में भूखे रहते हैं, सुबह दलिया खा करके आते हैं और शाम को लेट जाते हैं। मैंने कई जगह कहा है कि उनकी पीड़ा को, उनकी तकलीफ को कौन समझेगा। हम भी जब आता है हमारे पास, हम भी कहते हैं कि बाहर बैठी, अभी बताते हैं आपको। जरा आपकी एक मीठी मुस्कान भी उसके दिल को छू जाती है। थोड़ी सी संवेदनाएं अगर हमारी होंगी
आप चिंता मत करिए, हम आपके साथ हैं, हम करेंगे, तो उसके मन में प्यार आपके लिए उमड़ता है। लेकिन थोड़ा सा भी हमने कह दिया, झिझक गए, क्योंकि काम बहुत रहता है, तो आपको भी लगता है, तो वो 10 जगह जाकर के कहेगा। जब आपकी बात जाकर के कहेगा तो उसमें सरकार भी शामिल होती है, सरकार की भी वाहवाही उसमें होती है। लेकिन अगर आपने उसको थोड़ा सा झिझक दिया तो वो जाकर के उसी बात को कहेगा कि मैं वहां गया था साहब, सरकारी वकील तो हमारी कोई बात ही नहीं सुनते हैं। मेरे भाइयों, हमें संवेदनाओं के साथ काम करना है। ये देश हमेशा संवेदनाओं से चला है, चरित्र से चला है, हमारे संस्कारों से चला है। आज आप देख रहे हैं कि हजारों सालों के बने हुए जो हमारे ऋषि महर्षियों ने जो कानून बनाए थे आज भी चल रहे हैं, लेकिन हमारे द्वारा बनाए गए कानून टूट रहे हैं, क्योंकि अगर हमने बोध हो गया हमारे अधिकार का। इस देश के अंदर कभी अधिकारों का बोध नहीं था, अगर इस देश के अंदर था तो हमेशा कर्तव्य को लेकर के चलते थे और कर्तव्य में ही अधिकार समाहित थे। लेकिन आज स्थिति दूसरी आ गई। बेटा पूछता है, बेटी पूछती है पिताजी से कि मेरा अधिकार क्या है। बेटा भी पूछता है कि मेरा अधिकार क्या है, पोता भी पूछता है कि मेरा अधिकार क्या है, पत्नी भी पूछती है कि मेरा अधिकार क्या है। मेरे मित्रों, जब हम अधिकारों की बात करते हैं तो कई बार आप देखते हैं कि परिवारों की स्थिति क्या हो जाती है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारी संस्कृति में हमेशा कर्तव्यों का बोध कराने का भी है। कभी कभी आपके पास आते हैं, कुछ ऐसे विषय भी आते हैं जो कर्तव्यों के आधार पर उनको बैठा करके समझा करके उनको आप सामान्य रूप से भी उनका समायोजन करते हुए उनके काम कर सकते हैं। क्योंकि यह देश हमेशा से देख लीजिए कि हमेशा ये संवेदनाओं के साथ चला है और आज भी है। और जिस भाव से वो आते हैं, आपसे बात करते हैं, उनके अंदर वो आपको सब कुछ मान करके आते हैं। मैं जाऊंगा, मैं मिलूंगा, मेरे वकील साहब से पूछूंगा, ये करूंगा। मित्रों, हम जानते हैं कि अब दोहरी लड़ाई होती है। एक तरफ तो वो लोग होते हैं जो व्यक्तिगत काम के लिए, हर कुछ करने के लिए वो हर कानून को तोड़ना और तोड़ करके अपना लाभ लेना, और वो ये भी चाहते हैं कि मैं किसी तरह से मेरा काम हो। एक तरफ तो वो व्यक्ति है और एक तरफ वो व्यक्ति है जिसको न्याय की उम्मीद है। मैं आपसे यही कहूंगा कि हमारे न्याय की उम्मीद को बढ़ाते हुए न्याय, सम्मान और अधिकार उनको मिलना चाहिए। और लगातार हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि न्याय व्यवस्था सुलभ, प्रभावी, जन केंद्रित हो, समाज के अंतिम व्यक्ति तक न्याय की पहुंच भी हो। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, आपने देखा है माननीय हमारे गृह मंत्री जी ने 3 नए आपराधिक कानून लागू किए हैं। इन कानूनों का उद्देश्य आमजन को समय पर न्याय दिलाना, न्याय व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाना। हमारी सरकार भी इस भावना के साथ न्याय प्रशासन को मजबूत करने में निरंतर कार्य कर रही है। लोक अभियोगों के कार्य को सुगम बनाने के लिए हमने कार्यालयों की स्थापना के साथ कंप्यूटर और अधीनस्थ स्टाफ जैसी सुविधाएं भी काम लगातार हम कर रहे हैं। हम चाहते हैं, अभी हमारे विधि मंत्री जी कह रहे थे, ये काफी समय से चल रहा था, लेकिन मित्रों हमें पता है कि आपको काम करने के लिए व्यवस्थाएं ठीक प्रकार से चाहिए। हमने सोचा है कि हम एक साथ नहीं कर सकते, लेकिन धीरे धीरे जो हमारे अधिवक्ताओं की जो मांग है उनके लिए वास्तव में जो काम के लिए जो व्यवस्थाएं चाहिए, जो सुविधाएं चाहिए, क्योंकि एक ये भी आवश्यकता है कि जो न्याय की स्थिति में आगे
काम करने में जो आवश्यक बातें होती हैं, आवश्यक काम करने वाली सुविधाएं होती हैं, वो भी हमारे अधिवक्ताओं को आवश्यक हैं। हम आपको विश्वास दिलाते हैं, हम धीरे धीरे हम उस स्थिति पर आएंगे जो जो आपकी आवश्यकता है हम उनको भी पूरा करेंगे और हमारे आधुनिक तरीके से हमारी न्याय व्यवस्था ठीक प्रकार से हो, उसको भी हम आगे बढ़ा रहे हैं। आपने ये भी देखा है कि मैं एक बार देख रहा था, मैंने एजी साहब को कहा कि हर जिले में ऐसे केस पेंडिंग है, क्योंकि वो व्यक्ति चाहता है कि कोई भी जमीन का केस है, वो जमीन की कीमत बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है। 10 साल से 20 साल से हर एक साल भी बढ़ गई तो उसकी कीमत भी बढ़ती है साथ में। तो वो तो ये कर लेता है कि मैं तो इसमें पैसा खर्च कर दूंगा, इसमें मेरा इतना आ जाएगा, लेकिन सरकार के पास तो वही है, सरकार के पास तो यही है, उसका आंकलन नहीं है। व्यक्ति आंकलन लगा सकता है, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सरकार के नुमाइंदे आप हो, और वो इसलिए कि आपको इन सारी बातों को देखना है, क्योंकि नहीं तो आपकी भी साख उसी पर टिकी हुई है, आंकलन भी होता है। मैंने एक बात और कही है जी साहब से कि जो ये संवाद की बात मेरे भाई ने बताई है कि हमारा सेक्रेटरी और हमारे अधिवक्ताओं के साथ हमारा संवाद भी हो, जिले में भी कलेक्टर एडीएम जो हमारे वहां हैं न्यायिक अधिकारी उनके साथ भी हमारा संवाद हो, जिससे कि विषय की जानकारी पूरी तरह से हो, उनको क्या आवश्यकता है उस आवश्यकता की पूर्ति हम कर सकें। और यही विषय मैंने इसलिए कहा है कि हमारे इन्वेस्टिगेशन अधिकारी जो हमारे होते हैं वो और हमारे आपके बीच में भी समय समय पर ऐसे विषय आते हैं जो स्पेशल विषय होते हैं, हर विषय नहीं आता है, कुछ विषय आते हैं तो उनकी जानकारी एक दूसरे से हो, इसके लिए भी सेमिनार आयोजित की जाए, उनको आपस में किस तरह से करें उसके कुछ नियम भी बनाए जाएं, उसके कुछ विषय भी लिए जाएं, जिससे उनका ध्यान रखते हुए हम न्याय प्रक्रिया को सुदृढ़ कर सकते हैं। वो न्याय में है, सब कुछ है, लेकिन उनको हम समय समय पर अगर हम ध्यान दिलाते रहेंगे तो हमारे दोनों तरफ के अधिकारी उसको ठीक प्रकार से करते रहेंगे, उसमें भी हमें फायदा मिलेगा। और एक मैं कहना चाहता हूं, जिस विषय के जहां डिपार्टमेंट के हमारे अधिवक्ता हैं उनसे भी मैं कहना चाहता हूं, हमने कहा कि हमारे सेक्रेटरियों के साथ आपकी 15 दिन में 1 महीने में कम से कम एक बैठक का बीच मीटिंग आपके बीच में हो जाए। अगर वैसे नहीं हो तो आजकल तो बीसी के माध्यम से भी हो सकती है, आप उसके माध्यम से कर सकते हैं। आपके मुझे ये भी एक दिन मैंने एजी साहब को कहा था कि आप कुछ केस ऐसे होते हैं हर जिले में जिनको हम पूरी तरह से उन पर ध्यान देते हुए उनकी सूची बनाएं कि ऐसे केस कौन से हैं कि जिनमें ज्यादा तारीख भी नहीं बढ़े और तुरंत उनमें अगर फैसला हो तो सरकार को उसमें काम कर सकती है, कुछ योजना उसमें बना सकती है, उसका लाभ सीधे जनता को मिल सकता है। कई केस ऐसे हैं कि 10-10 साल 20-20 साल 25-25 साल 30-30 साल से चल रहे हैं, कैसे करेंगे उनको? कई काम प्रभावित हो रहे हैं, कई योजना उससे प्रभावित होती है। अगर दूसरी जगह दें तो वो ज्यादा दूरी पर जा रहा है, उसमें पैसा बढ़ रहा है, तो पैसा बढ़ रहा है तो उसके लिए दोबारा से एस्टीमेट बनेगा, फिर 1-2 साल लगेंगे, आगे काम बढ़ जाएगा। और आपको यह भी पता है कि चलती हुई योजना में अगर कहीं ना कहीं रोड़ा लगता है तो वो योजना फिर जीरो हो जाती है। वो इसलिए हो जाती है कि जैसे ही किसी योजना का समय निकला अगला आदमी पहुंच जाता है कि साहब मेरा इतना बढ़ गया, इसमें उसकी लागत बढ़ जाती है। बढ़ती है कि नहीं बढ़ती बताइए? अगर कोई योजना हमारी चल रही उसमें स्टे आ गया, कोई बात हो गई तो उसकी लागत कहो तो डबल हो जाए 2 साल के अंदर। सरकार की मजबूरी होती है उस योजना को जनता के लिए पूरा करना है। मेरे से कह रहे थे, मैं एक ही बात कह सकता हूं मेरे भाइयों, आपका ख्याल रखना सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन सरकार के विषयों का ध्यान रखना वो आपकी भी जिम्मेदारी है। और अब की बार मैंने ये भी कहा है
कि हमारे लोक अभियोजक हैं, नीचे वाले हैं, कुछ कुछ जिलों के बुला करके एक 10-15 का ग्रुप हमारे, क्योंकि अनुभव का लाभ उठाना चाहिए। हमारे महाधिवक्ता, अतिरिक्त महाधिवक्ता का एक रविवार भी हम महीने में ले लेंगे तो उनका सेमिनार भी हो जाएगी, और वो सेमिनार हो जाएगी तो कई विषय ऐसे हैं कि जिनको आप लेकर के आएंगे, इसमें क्या करना है, तो एक सामूहिक चर्चा के माध्यम से वो विषय का निस्तारण भी हो जाएगा। तो हमें कुछ ना कुछ हमें करना चाहिए। हमें देखिए, सरकार में जिम्मेदारी आप सभी की होती है। सरकार के प्रतिनिधि के रूप में आप वहां काम कर रहे हैं, आप नहीं बोलते, वहां व्यक्ति नहीं बोलते है, वहां सरकार बोलती है, व्यक्ति नहीं बोलता है। तो सरकार की तरफ से प्रभावी पैरवी हो, क्या क्या उसमें कमी है, हमारे सीनियरों से उसको बात को हम रखें। महीने में कौन से ऐसे केस हैं हर जिले में, वो भी हम रखें। हमारे यहाँ जयपुर में है तो अलग अलग हमारे जो डिपार्टमेंट में उनमें ऐसा कौन सा है जिससे सरकार प्रभावित हो रही है, सरकार के काम प्रभावित हो रहे हैं, उनकी हम सूची बनाएं। व्यक्ति आता है कोई भी, मुझे तो बड़ा ताज्जुब होता है, सरकार करना नहीं चाहती, अब वो वहां चला जाता है, वो उसको कह देते हैं कि वो वकील उसमें ठीक अपने विषय रखता है, वो वहां से कर देते हैं। अब अगर दिक्कत ये होती है कि सरकार को फिर क्या करेगी, फिर दोबारा भी तो आपको ही जाना पड़ेगा। अपील में जाएंगे तो फिर आपको ही तो जाना पड़ेगा, उसमें भी आपको करना पड़ेगा। अरे उससे पहले ही हो जाए तो कहां दिक्कत आ रही है, अपील में क्यों जाना पड़े हमें? यही होता है ना, अगर वो किसी कारण से हो जाता है तो फिर हमें दोबारा जाना पड़ता है। तो दोबारा नहीं जाओ, उससे पहले ही हमारा काम हो। और वो विषय ऐसे होते हैं कि आपको भी पता, अगर ये करेंगे तो सरकार के लिए और भी काम करने आवश्यक होंगे। एक निर्णय होता है तो आप तो सभी जानते हैं, उसी को बार बार रख देते हैं कि वो भी चला जाता है। अब आप हमारे वरिष्ठों को काम में लीजिए, हमारे महाधिवक्ता हैं, अतिरिक्त महाधिवक्ता हैं, हमारे गिल साहब से लेकर के और सीधे आ जाओ आप शिव मंगल जी तक, पूरे वरिष्ठ बैठे हैं, हमारे पीछे छाबा जी हैं, ये जी हैं, सभी बैठे हैं। तो हम चाहते हैं कि आप कोई ना कोई एक ऐसी योजना बने, और वो आप ही बनाएं, कि हम उन केसों को कम से कम कैसे कर सकते हैं, उनका कैसे लाभ ले सकते हैं। अगर ये होगा तो सरकार को और ज्यादा सुगमता होगी और आपको भी बहुत बड़ी सुगमता होगी। आपके लिए लगातार कह रहे हैं, मेरे से कह रहे थे, मेरे पास जो भी आपका विधि विभाग का जो भी कोई विषय आता है, मैं उसे पूरी तरह से ध्यान देते हुए मैं उसको पूर्ण करने की हमेशा सोचता हूं। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर जयपुर में पीठ 10 अतिरिक्त महाधिवक्ता, 9 असिस्टेंट गवर्नमेंट काउंसिल, 2 विशिष्ट लोक अभियोजक के नए पदों का सृजन किया गया है। इन नवीन अतिरिक्त महाधिवक्ताओं के कार्यालयों के लिए मंत्रालय सवर्ग के लिए कुल 40 नवीन पद सृजित किए गए हैं। जिला एवं सेशन स्तर पर कुल 38 न्यायालयों की स्थापना की गई है, लगातार बढ़ रहे हैं, 38 की स्थापना की गई है। लोक अभियोजक, विशिष्ट लोक अभियोजक एवं अपर लोक अभियोजकों के 76 नवीन पदों को सृजन किया है। और आप पीछे उठा के देख लेना, एक साथ इतने अगर किसी ने किए। विभाग के अधीनस्थ कार्यालयों में मंत्रालय के समर के 109 पद, होमगार्ड के 77 नवीन पद सृजित किए गए हैं। वर्तमान में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर एवं जयपुर पीठ में राज्य सरकार की ओर से पैरवी के लिए कुल 147 विधि अधिकारी कार्यरत हैं। वहीं अधीनस्थ न्यायालयों में कुल 370 लोक अभियोजक, विशिष्ट लोक अभियोजक एवं अपर लोक अभियोजक कार्यरत हैं। हमारी सरकार का प्रयास कि न्याय केवल न्यायालय तक सीमित ना रहे बल्कि जरूरतमंद व्यक्ति तक पहुंचे। कैदी व बाल सुरक्षा योजना के तहत 5,85,000 प्रकरणों में 27,251 व्यक्तियों को विधिक सहायता प्रदान की गई है। राजस्थान पीड़ित प्रतिकर स्कीम के अंतर्गत 3,905 पीड़ितों को 84 करोड़ 53 लाख रुपए प्रतिकर पारित किया गया है। 1,20,000 विधिक साक्षरता शिविर आयोजित हुए जिनमें 76,67,000 व्यक्ति लाभान्वित हुए हैं। जेलों में बंद किशोरों की पहचान और उन्हें कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए युवाओं को पुनर्वास अभियान चलाया गया। राजस्थान राज्य
विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा उड़ान योजना छात्रवृत्ति प्रारंभ की गई। इसका उद्देश्य ऐसे 100 दिव्यांग बच्चों के जीवन में प्रकाश लाना जो अपने क्षेत्र में मेधावी हैं लेकिन वित्तीय संसाधनों के अभाव में कठिनाई रहती है। न्याय व्यवस्था में शीघ्र और सुलभ न्याय के लिए वैकल्पिक विवाद निस्तारण की व्यवस्था भी महत्वपूर्ण है। अधिनियम की धारा 19 के तहत आयोजित लोक अदालतों में 2934 प्रकरण निस्तारित हुए तथा प्रकरणों में 82,61,000 रुपए का अवार्ड भी पारित किया गया है। राष्ट्रीय लोक अदालत में 5 करोड़ 42 लाख प्रकरण निस्तारित हुए, 8,419 करोड़ रुपए का अवार्ड पारित हुआ है। वैकल्पिक विवाद निस्तारण के अंतर्गत मध्यस्थता केंद्रों के माध्यम से 21,356 प्रकरणों का निस्तारण किया गया है। मीडिएशन फॉर नेशन अभियान के तहत मध्यस्थता के माध्यम से 21,984 प्रकरणों का निस्तारण किया गया है। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद भी देता हूं। न्यायालयों की विस्तार की दिशा में हमने भी काम किया। हमारी सरकार ने न्याय को आमजन के और निकट ले जाने के लिए 80 न्यायालय स्थापित किए हैं। 14 जिला एवं सेशन न्यायालय, 2 अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायालय, 8 वरिष्ठ सिविल एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय, 8 वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय, 7 विशिष्ट न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 5 विशेष न्यायालय पास्को एक्ट के लिए, 4 विशेष न्याय मजिस्ट्रेट एनआई एक्ट न्यायालय, 10 अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायालय, 6 सिविल न्यायाधीश व न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय, 2 विशेष न्यायालय एनडीपीसी एक्ट और 14 वाणिज्य न्यायालयों को सृजन किया गया है। अब ये लगातार देख लिए कि जो आवश्यकता हम महसूस कर रहे हैं, लगातार हम उस पर काम कर रहे हैं। साथियों, हमारी सरकार न्याय व्यवस्था को मजबूत करने के लिए न्यायालयों की स्थापना कर रही है। इस व्यवस्था को अधिक प्रभावी और जनकल्याणी बनाने में आप सभी की भूमिका भी अति महत्वपूर्ण है। मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि अपने दायित्व का निर्वहन आप जिस तरह से कर रहे हैं, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। मुझे विश्वास है कि आप पूरी निष्ठा के साथ हमारे इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं, उसके लिए भी मैं धन्यवाद दे रहा हूं। न्याय व्यवस्था में विश्वास को और मजबूत करें, साथ ही सरकार का पक्ष मजबूती के साथ न्यायालय में रखेंगे तो निश्चित रूप से हर व्यक्ति को, पीड़ित व्यक्ति को उसकी न्याय मिलेगा। आपकी प्रभावी पैरवी से अपराधियों को सजा मिले और पीड़ित महिला, गरीब तथा समाज के कमजोर वर्ग को न्याय का भरोसा मिले। न्याय के लिए अदालत तक पहुंचने वाले हर जरूरतमंद की आवाज मजबूती से उठाएं ताकि संसाधनों के अभाव में किसी के साथ अन्याय ना हो। आप अपने कार्य में निष्पक्षता, संवेदनशीलता और विधि के प्रति प्रतिबद्धता को सर्वोच्च प्राथमिकता देंगे। सरकार की समाज के अंतिम व्यक्ति तक न्याय पहुंचाने की प्रतिबद्धता में आप भागीदारी बनेंगे। साथियों, मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूं कि कुछ जो आपके मन की बात थी वो मेरे मन में आ गई आपके माध्यम से, लेकिन मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारी सरकार ने माननीय उच्च न्यायालय में राज्य की ओर से पैरवी करने वाले विधि अधिकारियों की रिटेनरशिप अपीयरेंस फीस बढ़ाने का फैसला लिया है। हमारी सरकार में माननीय उच्च न्यायालय व अधीनस्थ न्यायालयों में राज्य सरकार की ओर से पैरवी हेतु नियुक्त विधि अधिकारियों के पारिश्रमिक में अब तक 2 बार वृद्धि की जा चुकी है। आमजन और न्याय के लिए आप मजबूती के साथ खड़े रहें, इसके लिए हमारी सरकार हमेशा आपके साथ है। हम अपने ड्राफ्टिंग तथा ओपिनियन फीस में भी वृद्धि कर रहे हैं और इसका आदेश भी आज ही जारी किया जा रहा है। आपके घर पहुंचने से पूर्व यह खुशखबरी आपको आपके मोबाइल पर मिल जाएगी। लेकिन अंत में मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, देखिए, मैंने पहले ही कहा था कि आपका ध्यान रखना सरकार का काम है, लेकिन मैं आपसे इतना जरूर कहना चाहता हूं
कि सरकार के काम को आप प्रायोरिटी के माध्यम से कुछ केस ऐसे भी लें, और मैंने ये भी सोचा है कि जो हमारे अतिरिक्त महाधिवक्ता हैं उनमें से कोई ना कोई संभाग में एक हम आपकी मॉनिटरिंग के लिए, आपकी बातचीत करने के लिए, विभागवाज हैं वो अलग हैं, आपके विभागवाज अलग हैं। मैं तो उस क्षेत्र को देखने के लिए हमारे अतिरिक्त महाधिवक्ताओं में से एक व्यक्ति, जो क्योंकि आप ये कहते हो कि हमें ये परेशानी है, हमें ये परेशानी है, कभी कभी आती है ना, ये आपके कौन सुनेगा। तो इसके लिए हम व्यवस्था कर रहे हैं। हम आज ही हमारे अतिरिक्त महाधिवक्ताओं में से संभाग के हिसाब से, और संभाग बढ़ा है तो उसमें 2 के हिसाब से हम देंगे, लेकिन वो आपकी समस्याओं को यहाँ तक पहुँचाएंगे, उनके समाधान की बात करेंगे। तो हमारे मंत्री जी और हमारे सेक्रेटरी जी वो रहेंगे, अगर कोई ज़्यादा आ जाएगी तो फिर वो मेरे पास आएगी। ये ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा? आपकी समस्या का समाधान होगा कि नहीं होगा? ये सारी चीज होगी। वैसे तो आप कहीं ना कहीं सभी से जुड़े हुए हैं विभाग के हिसाब से, लेकिन हमने ये एक्स्ट्रा व्यवस्था हम आपके लिए कर रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि आपको भी कोई ना कोई परेशानी आ सकती है, तो आप उनके माध्यम से बताएंगे और वो भी आपसे पूछेंगे, लेकिन वो एक तरफा नहीं होगा कि आप तो उनको बताते जाएं और आपसे वो कुछ नहीं पूछे। वो भी आपसे सवाल करेंगे, वो भी पूछेंगे, वो भी आपसे कहेंगे कि किस तरह से इन केसों में आपने किस तरह से पैरवी की है। अगर आपने अच्छी पैरवी की है तो आपको वो धन्यवाद भी देंगे। अच्छी पैरवी के लिए हमारे महाधिवक्ता, अतिरिक्त महाधिवक्ता आपको धन्यवाद भी देंगे। लेकिन आपकी अगर केस में कहीं ना कहीं कमजोरी साबित हुई है तो उसका भी आंकलन करेंगे। हम चाहते हैं कि कोई परिवार में बैठ करके सारी बातें ये हों। देखिए मित्रों, आप राष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं, आप समाज के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि मैं इन बातों को आपसे खुलकर के कहना चाहता हूं। हमारा ध्येय दूसरा है। अगर नहीं है तो जिस दिन से आपने जिस स्थिति में जब आप थे और आपने ज्वाइन किया, परिवार के किसी भी क्षेत्र में जिस दिन आप आए थे, जुड़े थे, आपके मन की इच्छा और अपेक्षा क्या थी? आखिर आप यही काम क्यों करना चाहते थे? कौन सा आप भाव आपको खींच करके लाया कि जो आप यहां काम करना चाहते थे? आपके मन में वो कौन सी कल्पना थी, कौन सा भाव था, कौन सा विचार था? क्या हम उस दिन के विचार पर नहीं जाएंगे? जिस दिन पहले दिन हम गए थे, हमारे मन में यह ठानी थी कि हम इनके लिए काम करेंगे, राष्ट्र के लिए काम करेंगे, समाज के लिए काम करेंगे। वो हमें छोड़ना नहीं है, उसको हमारे दिल में हमेशा हमेशा 24 घंटे उसको बसा के रखना है, उसको अंदर बसा के रखना है। आजादी की लड़ाई से लेकर के कितने लोगों की आहुति हुई है, कितनी पीढ़ियां फूक गई हैं, एक एक, दो दो, तीन तीन, चार चार पीढ़ियों ने बलिदान दिया है। किस काम के लिए दिया? काहे के लिए वो आए? कभी हमें यह सोचा है क्या? स्वामी विवेकानंद जी ने तो 1893 में कहा था कि 21वीं सदी भारत की होगी। क्या 2013 के बाद आपको देश और दुनिया में भारत की बदलती तस्वीर नहीं दिख रही है? आप ही खुद महसूस करिए कि 13 के बाद देश और दुनिया में भारत की क्या स्थिति बन रही है, किस तरह से भारत लगातार आगे बढ़ रहा है। चाहे गरीब कल्याण की योजनाएं हो, चाहे विकास की योजनाएं हो, आतंकवाद नक्सलवाद का खात्मा हो, या दुनिया में बढ़ता हुआ भारत का गौरव हो, ये सब आप देख रहे हैं। आपने महसूस किया है कि नहीं किया है? उस नरेंद्र ने कहा था और ये नरेंद्र करके बता रहा है। मेरे मित्रों, माननीय हमारे अध्यक्ष जी ने एक बात रखी थी, यह वास्तविकता है।
पूरी दुनिया आज भारत की तरफ देख रही है। और आप सबको पता है हम आर्थिक रूप से 12वें स्थान पर थे, आज हम 4थे स्थान पर आ गए, जल्दी हम तीसरे स्थान पर जाने वाले हैं। वो जो लोग कहते थे वो कहां है आज? भारत लगातार हर दृष्टि से बढ़ रहा है और आज बढ़ते हुए भारत को आज वो लोग नहीं देखना चाहते। इसलिए लगातार किस तरह का माहौल बनाया जा रहा है। मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज हमारे लिए, हम सबके लिए आवश्यक है, और वो आवश्यक है विकसित भारत 2047, आजादी के 100 साल होंगे। मैं एक छोटा सा उदाहरण आज सबको पता है लेकिन मैं देना चाहता हूं, और वो कहीं दूसरा नहीं, राजस्थान का ही देना चाहता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आप देख रहे हैं 2.5 साल के अंदर हमने तो एक रोड मैप बनाया था राजस्थान का कि हम राजस्थान को कैसे आगे ले जाना चाहते हैं, क्या हमें आवश्यकता है जो हम करना चाहते हैं। समय समय पर आप लोगों से भी विचार विमर्श हुआ, आप लोगों को भी भाव निकल करके आए कि राजस्थान में क्या आवश्यकता है। सबसे पहले राजस्थान में पानी की आवश्यकता आपके माध्यम से आई या नहीं आई, और आप ही बताइए सबसे पहले राजस्थान में आवश्यकता किस बात की थी? आप बताओ ना, किस बात की थी? पानी की थी। आज आप देख रहे हो 2.5 साल के अंदर जितना काम हो रहा है, 70 साल से 50 साल से 60 साल से जो योजना थी नहीं आई थी, एक एक योजना आ रही है। एक प्रदेश नहीं, 2 प्रदेश नहीं, 3 प्रदेशों से समझौता हो रहा है। चाहे हमारा मध्य प्रदेश हो, रामजल सेतु हमारी ईआरसीपी की योजना देश की सबसे बड़ी योजना है। 1 लाख करोड़ रुपए की योजना, लगभग 1 लाख करोड़ रुपए की योजना। यमुना समझौता हमारा 35,000 करोड़ का। ब्राह्मणी नदी से पानी आना 25,000 करोड़। इंदिरा गांधी गंग नहर के लिए 5,500 करोड़ रुपए हमने दिए, लगातार काम हो रहा है। 4,500 करोड़ नर्मदा का समझौता भी हुआ है, यमुना का समझौता हुआ है। माही डैम के लिए 4,000 करोड़ रुपए दिए, जिससे 80,000 हेक्टेयर पानी पीने को भी मिलेगा और सिंचाई के लिए भी मिलेगा। 7 लाख हेक्टेयर भूमि हमारी सिंचित होने वाली है, शुद्ध पानी पीने को मिलने वाला है। आप बिजली में देख लीजिए, यह सब माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हो रहा है। आज आत्मनिर्भर बने हुए। पहले हम बिजली खरीदते थे, आज हम 3-4 महीने से बिजली दूसरे प्रदेशों को दे रहे हैं। 12,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन हमने 2.5 साल के अंदर किया है। कांग्रेस मात्र 3,000 कर पाई थी 5 साल के अंदर। अभी कह रहे थे इन्वेस्टमेंट, मैं कह रहा था लगातार किस तरह से राजस्थान में आ रहा है। मैं तो इन्वेस्टमेंट करने वाला हूं और लगातार करता हूं, लोगों से बात करता हूं, राजस्थान में इन्वेस्टमेंट आना चाहिए। इन्वेस्टिगेशन की तो मैं बात ही नहीं करता हूं, क्योंकि उसके लिए तो आप हो। आप देख रहे हैं 35 लाख करोड़ का पहली साल कराया हुआ, 9 लाख करोड़ के जमीन पर आ गए। हर क्षेत्र में कह सकता हूं। आपने यह भी देखा है कि युवाओं की क्या स्थिति होती थी। 410 पेपर हुए, 410 2.5 साल में, एक भी पेपर लीक हुआ क्या? बताइए। 1,78,000 नौकरी दे दी और अभी सिलसिला जारी है। निकाय चुनाव से पहले और तो 10-5 हजार और दे देंगे। अभी हर महीने, हर तीसरे महीने देख लीजिए, अगर टाइम लगा है तो फिर इतनी बढ़ा कर दिए। हर तीसरे महीने नियुक्ति पत्र दे रहे हैं। आगे तो 600 से ज्यादा लोग जेल में बंद हैं जो इन्होंने पेपर गड़बड़ी की थी और जो नकलबाजी थे, वो 600 लोग अंदर हैं जेलों के। कभी कभी आप रोडवेज में सफर करते होंगे पहले, अब तो नहीं करते होंगे मुझे हिसाब से, अब तो आप सबके पास गाड़ी होगी। कमी होंगे जो जाते होंगे, कुछ होंगे।
लेकिन आपने देखा हमेशा कहते थे रोडवेज घाटा, रोडवेज घाटा, रोडवेज घाटा। चलता कि नहीं चलता? आज मेरी रोडवेज मुनाफे में है, मुनाफे में चल रही है। समय पर ड्राइवर कंडक्टर को पैसा मिल रहा है, 1 से 5 तारीख को पैसा मिल जाता है। डेयरी 40 साल से कांग्रेस के लोग ले रहे थे, उसको भ्रष्टाचार कर रहे थे, पूरी तरह से डेयरी घाटे में चल रही थी। पहली बार डेयरी मुनाफे में चल रही है। डेयरी में भी मुनाफा हो रहा है। और बिजली का घाटा तो आप सबको पता है। एक बार तो हमारी सरकार ने, वसुंधरा जी की सरकार ने 80,000 करोड़ रुपए का घाटा बराबर किया था केंद्र सरकार से करते हुए। और आज पहली बार बिजली में हम मुनाफे में चल रहे हैं और हमारी बिजली विभाग मुनाफे में चल रहा है। मित्रों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, किसी भी क्षेत्र में देख लीजिए, लगातार सरकार हमारी काम कर रही है, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी का विजन है। जिस विजन के साथ वो चल रहे हैं, हम सबको मिलकर के उस विजन को आगे बढ़ाना है। मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, आप किसी ना किसी जिले में रहते हैं, किसी ना किसी उपखंड में रहते हैं, संभाग कार्यालयों पर रहते हैं। मेरा आपसे यही आग्रह है कि हम जो काम कर रहे हैं ये जनता के बीच जाना चाहिए। और मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं कि जनता में आपकी स्वीकार्यता है। जो आप कहते हैं जनता उसको सुनती है, मानती है, उसके पीछे चलती है। तो मेरा आपसे इतना ही आग्रह है कि लगातार आप कह रहे थे हमारे, लगातार आप आते रहेंगे तो अच्छा रहेगा। और मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि लगातार आओगे, लगातार आओगे, लगातार आओगे। लेकिन आप ये देख लेना आगे मुझे कौन सी पोस्ट पर जाना है। यही होता है ना, आगे बढ़ोगे तो बढ़ते ही जाओगे ना कहीं तो मेरा आपसे ये साथियों, न्याय व्यवस्था पर आमजन का विश्वास लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। हमारी सरकार का प्रयास है कि प्रत्येक व्यक्ति को समय पर न्याय मिले, कानून का शासन मजबूत हो। इस दिशा में आप सभी का योगदान, संवेदनशीलता, प्रभावी न्याय व्यवस्था मिले। एक बार फिर मैं आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप सभी लोग आए हैं, आज आपका यहाँ विचार विमर्श भी होगा, एक दूसरे जिले वाले से मिलेंगे भी और एक दूसरे से मिलकर के अपने कामों की भी बात करेंगे और हम और प्रभावी कार्य कैसे कर सकते हैं इस पर भी चर्चा करेंगे। आप सभी लोग यहाँ पधारे हैं, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।